हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी अपन VAC यानी वैल्यू एडेड कोर्स के वुमेन एम्पावरमेंट की क्लास ला रही हैं। क्लास 1 में अपन ने यूनिट 1 को कंप्लीट किया। आप उसको देखना, प्ले लिस्ट में जोड़ रखा है मैंने उसको। और आज यूनिट 2 देखेंगे अपन। यूनिट 2 में क्या देखेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान देखेंगे और बाद में कानून देखेंगे। भारत का संविधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है और उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान भी करता है। ये प्रावधान महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं। पहला है भारतीय संविधान में महिलाओं को मिली हुई अधिकार। कौन कौन से अधिकार मिली हुई हैं? संविधान के तहत महिलाओं को कई मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14, महिलाओं को पुरुषों के समान कानून और समान अवसर दिए गए हैं। आर्टिकल 15 पार्ट 1, राज्य किसी भी नागरिक के लिए खिलाफ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 पार्ट 3, महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार विशेष सुविधाएं लागू कर सकती है। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत व भेदभाव वर्जित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। महिलाओं को अपनी इच्छा से रहने, बोलने, कार्य करने, स्वतंत्रता से आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि किसी महिला की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में अपील कर सकती है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, महिलाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को खतरनाक कार्यों पर लगाने का प्रतिबंध किया गया है। फोर्थ है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, महिलाओं को अपनी संस्कृति, शिक्षा के लिए अधिकार दिए गए हैं जिससे वे अपने समाज में समानता प्राप्त कर सकें। फिफ्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 से लेकर 35। यदि महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामलों की अपील कर सकती हैं। दूसरा है महिलाओं के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके लिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 पार्ट डी। महिलाओं और पुरुषों को एक प्रकार के कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सरकार इस नीति को लागू करने के लिए विशेष कानून बना सकती है। दूसरा है मातृत्व लाभ और कल्याण, आर्टिकल 42, महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष सुविधाएं और छुट्टियां मिलनी चाहिए। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। 3 है महिलाओं के लिए आरक्षण, आर्टिकल 243 डी से लेकर 243 टी तक। पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% से लेकर 50% तक आरक्षण दिया गया है। इससे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मानव तस्करी और जबरन शोषण पर रोक, आर्टिकल 23, महिलाओं की खरीद फरोख्त, देह व्यापार, किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम महिलाओं के लिए प्रमुख कानून, यानी इनको रोकने के लिए सरकार ने पहले तो प्रावधान किए हैं, संविधान में दर्जा दिया है। अब कानून देखेंगे इनके लिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। पहला है महिला हिंसा से सुरक्षा के कानून, यानी हिंसा के लिए, हिंसा को रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। दूसरा है गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994, भ्रूण लिंग पर जांच के लिए प्रतिबंध।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा। फोर्थ है बलात्कार विरोधी कानून की धारा 375 और 376, यौन शोषण और बलात्कार के लिए अपराधियों को कठोर दंड। फिफ्थ है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दूसरा है महिलाओं के रोजगार और आर्थिक अधिकारों से जुड़े हुए कानून। हमने पहले उनकी सुरक्षा के लिए देख लिए, हिंसा से बचाव के लिए देख ली, अब उन्हें रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो पहला है समान वेतन अधिनियम 1976, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, गर्भवती महिलाओं को अवकाश और वेतन सहित सुविधाएं दी जाएंगी। तीसरा है महिला श्रमिक अधिनियम 1948, कारखानों में महिला श्रमिकों की सुरक्षा की जाएगी। अब तीसरा देखते हैं महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो पहला है पंचायत राज अधिनियम 1992, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। दूसरा है महिला आरक्षण विधेयक 2023, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान। अब देखते हैं उनकी तस्करी और अपराध से रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए। दूसरा है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस पहले टॉपिक का। यूनिट सेकंड के पहले टॉपिक का निष्कर्ष क्या है। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कानून बनाए हैं। इन कानूनों का सही क्रियान्वयन ही महिला सशक्तिकरण को वास्तविक रूप से सफल बना सकता है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, महिला सशक्तिकरण की नीतियाँ और योजनाएं। इसका अर्थ क्या है, इसमें मतलब क्या देखेंगे अपन। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई नीतियाँ और योजनाएं चला रही है। इनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी में आगे बढ़ाना है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं देख लेते हैं महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 लॉन्च कब हुई थी? 2015 में। उद्देश्य क्या है? लिंगानुपात सुधारना, बालिका भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन सी हैं? यह योजना बेटियों के जन्म से उनकी शिक्षा तक के लिए सहायता प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के लिए बचत योजना जोड़ी गई है। लाभार्थी यानी कि पैदा होने से लेकर 18 वर्ष की लड़कियों के लिए। महिलाएं हेल्पलाइन 2016 लॉन्च कब हुई थी? 2016 में। उद्देश्य क्या है? महिला को 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शोषण और अन्य अपराधों के मामले में तुरंत सहायता करना। महत्वपूर्ण बिंदु टोल फ्री नंबर 181। यह सेवा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। लाभार्थी संकटग्रस्त महिलाएं। 181 पर कॉल कर सकते हैं आप भी जब आप संकट में हो तब। उज्ज्वल योजना 2016 लॉन्च कब हुई? 2016 में। उद्देश्य क्या है? गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई प्रदान करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL की महिलाओं को लाभ। अब तक 9 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन मिल चुका है। लाभार्थी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। फोर्थ है स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 लॉन्च 2016 में। उद्देश्य महिला उद्यमियों को बैंक से आसान ऋण उपलब्ध करवाना। 1 लाख से 1 करोड़ तक लोन महिला कारोबारियों को देना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण बिंदु, बैंक महिलाओं को नए स्टार्टअप और बिजनेस के लिए सहायता राशि प्रदान करता है। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है। लाभार्थी महिला उद्यमी, इन व्यापार करने वाली महिलाएं। वन स्टॉप सेंटर योजना 2015 लॉन्च 2015 में। उद्देश्य हिंसा और अपराध से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक
परामर्श सेवाएं प्रदान करना। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्येक जिले में कम से कम एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। 181 महिला हेल्पलाइन से इन केंद्रों की सहायता मिलती है। लाभार्थी पीड़ित और संकटग्रस्त महिलाएं। 6 है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2013 लॉन्च 2013 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देना, यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकना, दोषियों पर कार्रवाई करना। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्येक सरकारी और निजी कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति ICC बनाना, महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कानूनी अधिकार देना। लाभार्थी कामकाजी महिलाएं, इन जो काम करती हैं वहाँ पर। मातृत्व लाभ योजना 2017 लॉन्च 2017 में। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को आय की क्षतिपूर्ति करना। महत्वपूर्ण बिंदु, सरकार 6,000 तक की सहायता राशि प्रदान करती है। महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का सैद्धांतिक अवकाश मिलता है। लाभार्थी गर्भवती महिलाएं। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। ये तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, अब राज्य सरकार द्वारा चलाई गई देखेंगे। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में चलती है ये योजना। गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता करना, 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख की सहायता प्रदान करना। दूसरी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में। बेटियों के जन्म से उनकी शिक्षा तक के लिए आर्थिक सहायता करना, 12वीं पास करने पर 15,000 तक की राशि प्रदान करना। तीसरा है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड, बिहार, उड़ीसा में। गरीब महिलाओं की लड़कियों की शादी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। फोर्थ है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान, बेटियों के जन्म पर 50,000 तक की सहायता प्रदान करना। थर्ड है महिला आरक्षण नीति और इसके प्रभाव। पहला है पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 से 50% तक आरक्षण। इससे ग्राम पंचायतों में लाखों महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही प्रावधान है। दूसरा है संसद और विधानसभाओं में आरक्षण। महिला आरक्षण विधेयक 2023। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। थर्ड है महिला आरक्षण के प्रभाव। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, सरकारी निर्णयों में महिलाओं की आवाज़ सुनी जाएगी, महिलाओं के लिए अधिक योजनाएं और कानून बन रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। अब इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन देख लेते हैं संपूर्ण यूनिट 2 का। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ी योजनाएं चला रही है। महिलाओं को समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता दिलाने के लिए कई योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन जरूरी है। महिला आरक्षण नीति भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे करके यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया अपन ने। 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया, अब 3 और 4 बचे हैं, वो भी कर लेंगे। फिर एक मैराथन क्लास लाएंगे और फिर बाद में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, I1K तक पहुंचाओ जल्दी से जल्दी, है ना। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।